ओके, तो आज हम लोग देखेंगे शैशवावस्था में विकास। वृद्धि और विकास के पड़ाव में जो सबसे पहली अवस्था आती है वो है शैशवावस्था। तो इसकी क्या क्या खूबियां हैं या क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। और सबसे जरूरी चीज कि इस वीडियो में आखिर में आपको शैशवावस्था में विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ये वही प्रश्न हैं जो सीटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आमतौर पर पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो शैशवावस्था का जो पहला विशेषता है वो है शारीरिक विकास में तीव्रता। यानी कि जैसे ही बच्चा शैशवावस्था को प्राप्त करता है उसमें उसके शरीर के भार में वृद्धि होगी, उसके लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होगी, उसके हाथ पैर में आप देखेंगे तो तेजी से विकास होगा। 1 साल के बच्चे में, 2 साल के बच्चे में और 3 साल के बच्चे में आप देखें तो आप सीधे अंतर कर पाएंगे कि एक बच्चा जो 1 फीट का है या 1.5 फीट का है वो कैसे 2.5 फीट का हो जा रहा है। ये विकास जब आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं या जब आप प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे एकदम बंद पड़ जाता है या यूं कहें रुक जाता है। लेकिन शैशवावस्था में यही विकास आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। आप अपने ही घर के किसी बच्चे को देख रहे होते हैं जब वह अपने घर पे है और जब वह अपने मामा के घर से होकर वापस लौटता है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो आपको खुद महसूस होता है कि 6 महीने में उसके शरीर में कितना ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है और आप बड़ी खुशी से इसे देख के आनंदित होते हैं। दूसरी चीज है मानसिक क्षमताओं में वृद्धि। गलती से क्षमता हो गया है, क्षमताओं में वृद्धि। तो जैसे जैसे बच्चा किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा है, बाल्यावस्था की ओर बढ़ रहा है, सबसे पहले आप देखें कि शैशवावस्था में बच्चे चाहे भाषा का सीखना हो, चाहे उनका चलना हो, वो पहले पैरों के बल होकर चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर धीरे धीरे अंगुली पकड़ के खड़े होना सीख रहे हैं, फिर चलना सीख रहे हैं। तो जैसे जैसे ये शारीरिक विकास बढ़ रही है, ठीक ऐसे ही उनके मानसिक विकास में तीव्रता हो रही है कि कब कोई सिर्फ अंगुली दिखा रहा है तो वो समझ जा रहा है कि अंगुली पकड़ना है। जो जैसा बोल रहा है उसी के अनुरूप वो बोलने का प्रयास कर रहा है। अगर मम्मी कुछ बोल रही हैं, बुआ कुछ बोल रही हैं, पिताजी या भाई कुछ बोल रहा है तो बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार लोग सिखाने की कड़ी में कुछ उल्टी सीधी चीजें भी सिखाते हैं। मजे मजे में बच्चों को कई बार अनाप शनाप के शब्दों को सिखा देते हैं या कई बार कुछ अच्छे शब्दों को सिखा देते हैं और बच्चे की क्षमता में इतनी तीव्रता आ चुकी होती है कि वे बहुत जल्दी से उसको कैप्चर करते हैं, बहुत जल्दी से उसको सीखते हैं। तीसरी चीज यही है, सीखने की तीव्रता। आप बच्चे को गोदी में ले रही है और उसको कोई भी बात कहिए तो जैसे आपने सिखा दिया कि किसी को कुछ बाबू ये जरा बोलो तो, बेटा ये जरा कहो तो, और जैसे ही वो कहता है आप उसे कोई एक टॉफी पकड़ाते हैं, एक चॉकलेट पकड़ाते हैं या शाबाश करते हैं या हवा में उछाल के पकड़ते हैं, वो बड़ा खुश होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे यह महसूस हो रहा है कि मैंने जो काम किया है वो अच्छा काम किया है। तो उसके अच्छे और बुरे का जो फीडबैक उसे मिल रहा है वो आपके द्वारा मिल रहा है। और वो जो काम कर रहा है वो इसी के आधार पर कर रहा है कि जो जो चीज़ों से उसे इस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, उसे दुलार कर रहे हैं, वो अच्छी हैं। और जितनी चीज़ें अच्छी वो उसे बार बार करना चाहता है, जल्दी से जल्दी सीखना चाहता है। फिर वो चाहे भाषा का सीखना हो, फिर वो चाहे अन्य कोई कार्य हो, वो देखता है, सीखता है, ढेर सारे सवाल करता है। ये यही उम्र का पड़ाव है। एक और चीज़ आपने देखा होगा जो है दोहराने की प्रवृत्ति। आमतौर पे हम लोग जब किसी बच्चे को लिए रहते हैं पास में तो वो किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं कि गाड़ी क्यों है, ये गाड़ी कहाँ जा रही है, ये गाड़ी कब जाएगी, इसको कौन चला रहा है, इसको क्यों चला रहा है, कब तक चलाएगा, क्यों नहीं बंद कर रहा है। वो तब तक पूछेगा जब तक कि आपके दिमाग की बिल्कुल नसें दुख ना जाए, और एक ही चीज को बार बार पूछेगा। हो सकता है आपसे आज पूछा हो, कल फिर कोई दूसरी गाड़ी दिख जाए, फिर पूछे ये गाड़ी कहाँ जा रही है, वो तो सफेद वाली थी, ये लाल वाली गाड़ी कहाँ जा रही है, ये क्यों जा रही है, इसको कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है। वही चीज बार बार पूछना, वही चीज बार बार पूछना। तो एक आम दोहराव की प्रवृत्ति होती है और कई बार लोग इसका ठीक से जवाब देते हैं। कई बार देखेंगे आप तो माता पिता जो है वो बड़े नाराज होने लगते हैं, बच्चे को डांटने भी लगते हैं, हालांकि डांटना नहीं चाहिए, पर कई बार नहीं विकल्प होता है तो डांटने के बाद शांत कराना ही उनके पास विकल्प बचता है कि चुप हो जा, बस हो गया बहुत। तो इस प्रकार से डांटना हो जाता है। एक और चीज जो मैंने आपको गाड़ी वाला उदाहरण दिया तो इसमें ही छिपा था जिसको कहते हैं जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में बच्चे हर एक चीज के बारे में जानना चाहते हैं।
आप कोई खिलौना ला के दे दीजिए उनको, वो खिलौना को थोड़ी देर खेलेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जब आप वापस आके देखेंगे तो खिलौने को कई सारे भागों में टूटा हुआ पाएंगे, क्योंकि उनको देखना है कि इसके अंदर आँख कहाँ से है, इसके अंदर मुँह कहाँ से है, इसके पेट में क्या है, इसकी पूँछ में क्या है, या कोई गाड़ी आपने दे दिया, उसका चक्का कहाँ से आ गया, उसका हैंडल कहाँ से है, वो हर एक चीज़ को तोड़ मरोड़ के देख लेना। जैसे कोई आपके घर पे तकिया है तो उसको फाड़ के देख लेना है कि उसको रुई कहाँ से आई, कैसे है, उसको कैसे उड़ाएंगे, कितना मजा आ रहा है, क्या ही बात हो गई। क्योंकि इस अवस्था से उन्हें ये नहीं समझ है कि कई सारी चीजें जो टूट गई हैं वो वापस ठीक उसी अवस्था में नहीं जुड़ सकती हैं। उनको बस हर एक चीज पे देखना है, खोजना है, जिज्ञासा होती है कि इसके अंदर क्या है, क्यों है। गाड़ी वाले भी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए वही है, कौन सी चीज है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, वो जिज्ञासा को बढ़ाता है, वो हर एक चीज जानना चाहता है। और यहीं पे आपको बताऊं कि ऐसे अभिभावक जो बच्चे की अधिक से अधिक जिज्ञासा को शांत करते हैं, उसे समझाते हैं, वो बच्चे भविष्य में चल के तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, अच्छी बुद्धि के, शार्प माइंड वाले होते हैं। और जिन बच्चों को बीच बीच में डांट दिया जाता है, चुप रह जाता है, आमतौर पे आप देखेंगे वही बच्चे बाद में इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलने वाले, बहुत शाय, मतलब शर्मीले स्वभाव वाले। और कई बार वो कई जगहों पे बोलने में डरते हैं, अच्छी बातें और सही बातें बोलने में उनको संकोच लगता है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में कमजोर है या अन्य कोई बात है, पर अगर देखें तो जिज्ञासा को जितना अधिक विस्तार मिलेगा, बच्चा उतना अधिक तीक्ष्ण बुद्धि का होगा। और जिज्ञासा को जितना कम महत्व दिया जाएगा, बच्चा बोलने में, किसी कार्य को करने में उतना ही अपने आप को दबा हुआ महसूस करेगा। इसी में एक और चीज देखेंगे जो है पर निर्भरता। पर निर्भरता का मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होना। क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसको चाहे खाना खाना हो, चाहे पानी पीना हो, चाहे दूध पीना हो, शौच करना हो, कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए उसे माँ की आवश्यकता पड़ती है, पिता की आवश्यकता पड़ती है, बड़े जो भैया बहन उनकी आवश्यकता पड़ती है, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे ये इनकी उम्र सीमा बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी जो डिपेंडेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। लेकिन शुरुआत के दिनों में जितने भी काम है, रहना, खाना, सोना, जागना, पेशाब करना, जो भी कुछ है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर है। वो करेंगे तो साफ कोई दूसरा करेगा, चड्डी कोई दूसरा पहनाएगा, कुछ ऐसा। सामाजिक भावना का विकास एक आप देखेंगे, काम प्रवृत्ति, स्वप्रेम की भावना, संवेग में भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको कुछ प्रश्नों की ओर लेके चल रहा हूँ। सबसे पहला है जो यहाँ से पूछा जाता है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का। आप अपने से अनुमान लगा सकते हैं। इसके आगे मैं आपको इसका उत्तर भी बता देता हूँ। जब बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो उसके मन में कुछ न कुछ अवधारणाएं बनती हैं। ये अवधारणाएं किस चीज का हिस्सा है? अवधारणाएं कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट हमेशा कहाँ बनेगा? बुद्धि में, दिमाग में। उसका संबंध किससे होगा? बौद्धिक विकास से। दूसरा जो प्रश्न है वो है शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। खेल पद्धति की बात हो रही है तो जब भी कोई आप तर्क लगाएं, जितना भी आप दिमाग लगाएं, आपको यह सोचना पड़ेगा कि खेल पद्धति है तो किस पे आधारित होगी। हमेशा ध्यान रखें विकास और वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। अगला प्रश्न है खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या इन सभी अवस्थाओं को? बच्चे सबसे ज्यादा खिलौने किस अवस्था में खेलना पसंद करते हैं, या सबसे ज्यादा किस अवस्था में खिलौने के लिए वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं या रोते हैं? कौन सी अवस्था है वो अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। आप देखेंगे छोटे छोटे तोता, हाथी, घोड़े, खिलौने, कुत्ता, बिल्ली, जो चाहे कह दीजिए, हर एक प्रकार की चीजों को बच्चा पाना चाहता है। तीसरा प्रश्न है शैशवावस्था की क्या मुख्य विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखना। प्रश्न को देख के आप समझ गए होंगे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषता है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति है,
चिंतन प्रक्रिया की बात छोटे से बच्चे से करना गलत चीज है। और अनुकरण द्वारा सीखना, वो बच्चे अपने से बड़े जो भी कुछ बोलते देखे उनको देख के दोहराते हैं। जिस प्रकार उनकी मम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं, दादा दादी बोलती हैं, वैसा ही बोलने का प्रयास करते हैं। तो अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। तो एक इसमें जो आंसर होगा वो होगा चिंतन प्रक्रिया। पांचवा प्रश्न है, शैशव काल की अधिकतम उम्र सीमा होती है, क्या होगी? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 12 वर्ष या 2 वर्ष? आंसर आपको पता है, आंसर है 2 वर्ष शैशव काल की अधिकतम उम्र सीमा होती है। इलेक्ट्रा संबंधित है लड़कों का पिता के प्रति प्रेम, लड़कों का माँ के प्रति प्रेम, लड़कियों का पिता के प्रति प्रेम और लड़कियों का माँ के प्रति प्रेम से संबंधित। आंसर आपका है लड़कियों का पिता के प्रति प्रेम। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फ्रॉयड। तो फ्रॉयड ने बताया है कि 2 प्रकार की चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रा, दूसरा है ओडिपस। इलेक्ट्रा का मतलब होता है लड़कियों का पिता के प्रति प्रेम और माँ से ईर्ष्या। ओडिपस का मतलब होता है लड़कों का माँ के प्रति प्रेम और पिता से ईर्ष्या। ये 2 प्रकार की चीजें फ्रायड ने बताई हैं और उसने ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से लड़कियां पिता के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं, उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, और लड़के माँ के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। माँ से अपनी बात कहना उनको ज़्यादा आसान लगता है पिता की तुलना में। ओडिपस वही है लड़कों का पिता के प्रति प्रेम या लड़कों का माँ के प्रति प्रेम। यहीं पे आप देख सकते हैं लड़कों का माँ के प्रति प्रेम। स्वप्रेम की भावना किसकी विशेषता है? बाल्यावस्था की, शैशवावस्था की, किशोरावस्था की या प्रौढ़ावस्था की? आंसर शैशवावस्था की विशेषता है स्वप्रेम की भावना। एक शब्द है जिसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म जो शब्द है उसके लिए एक कहानी है, मैं आपको जरूर वो कहानी बताऊंगा कभी अगले किसी वीडियो में। सिर्फ इतना समझिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है नार्सिसियस, और वो स्वयं से ही इतना अधिक प्रेम करता है कि इस संसार में उसको लगता है कि और कोई भी उसकी बराबरी का नहीं है। और अपनी इसी भावना को लेकर वो कई बार कई लड़कियों के दिल को दुखाता है, और अंत में हालत ये होती है कि वह वन की देवी की पुत्री का दिल दुखाता है, और वन की जो देवी हैं वो उसे श्राप देती हैं कि जिस प्रकार तुम इस जगत में सभी को पीड़ा पहुंचा रहे हो, ठीक वैसे ही तुम अपने आप से इतना प्रेम कर बैठोगे कि एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस कहानी को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पर वो व्यक्ति बाद में एक तालाब में खुद गिरता है, डूब के मर जाता है खुद से प्रेम करने में, और वहीं से इस शब्द की शुरुआत हुई है नार्सिसिज्म की। आप देखेंगे छोटे बच्चे चाहते हैं कि हर कोई उन्हीं पे ध्यान दे, कोई भी आए कहीं से भी आए बस बच्चे को गोद में उठा ले, बस उसी को पकड़े, बस उसी को गोद में उठाकर खिलाए। तो यही विशेषता स्वप्रेम की भावना कहलाती है। हालांकि आप देखेंगे तो कई बार ये विशेषता से शैशवावस्था तक सीमित नहीं है। आप जो वीडियो देख भी रहे हैं, आप में भी ये भावना कई बार होती है कि आप किसी शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, किसी अन्य जगह पे जा रहे हैं, आपने जो कपड़े पहने तो आप अपने कपड़े को ऐसे करके 3 बार देखते हैं, हाँ यार मैं ठीक तो लग रहा हूँ कि नहीं, मेरा बाल तो ठीक है कि नहीं, मेरी शक्ल तो अच्छी लग रही है कि नहीं। और ये भावना थोड़ी बहुत हो तो ठीक है, जब ये भावना ज़्यादा होने लगे तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये भावना शैशवावस्था की है तो ये वहीं पे ज़्यादा रहे तो अच्छा है। उसके इतर अगर किसी और अवस्था में ज़्यादा हो रही है तो मतलब आपको सलाह की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक पैटर्न का अनुगमन करती है। ये क्या है? अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। क्या है आंसर? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। जो विकास की गति है वो एक दूसरे में भिन्न तो होती है और एक पैटर्न को फॉलो भी करती है। अनुगमन का मतलब होता है फॉलो करना। तो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित पैटर्न। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? अगर आप देखें तो इसका क्रम क्या है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आगे एक एक दो सिद्धांत है, जब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे तो उसको देखेंगे। पहला ऑप्शन है संवेदिक मूर्त अमूर्त, दूसरा है अमूर्त मूर्त संवेदिक, तीसरा है संवेदिक अमूर्त फिर मूर्त, और लास्ट है सभी। तो संवेदिक अमुक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेट जो है बिल्कुल पहला स्टेज है जिसमें बच्चा पकड़ के, छू के, देख के, उसको महसूस करके चीजों को सीखने का प्रयास करता है।
दूसरी अवस्था है मूर्त अवस्था, जो चीजें सामने हैं कंक्रीट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, उसको देखेगा, समझेगा, सीखेगा। और तीसरी है जब कोई वस्तु सामने नहीं भी है तो उसके बारे में सोच पाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती, जैसे जैसे मानसिक क्षमता बढ़ती है, बच्चे का विकास भी उसी के अनुरूप होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सांवेदिक, मूर्त और लास्ट में। इनमें से कौन सा वृद्धि से संबंधित है? मानसिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, शारीरिक क्षमता या आध्यात्मिक क्षमता? तो मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक वृद्धि का संबंध, वृद्धि और विकास दो चीजें होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ में हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ शारीरिक क्षमताओं में कैसे कैसे वृद्धि हो रही है, जिसको हम देख पा रहे हैं सामने से, बिल्कुल उन्हीं को लेते हैं। इसके इतर जितनी भी चीजें आती हैं वो सभी विकास का पार्ट होते हैं। तो जवाब हो जाएगा शारीरिक क्षमता। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का चरण नहीं है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो हम लोगों ने अभी बात किया कि शारीरिक विकास जो शैशवावस्था है उसमें बहुत तेजी से होता है, उससे थोड़ा सा कम होगा बाल्यावस्था में, और किशोरावस्था में जाके यह काफी हद तक धीमा हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में लगभग नहीं के बराबर होता है, या यूं कहें कि बंद हो जाता है। तो शारीरिक विकास का चरण नहीं है में जवाब होगा हमेशा प्रौढ़ावस्था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो का मदद लेके इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, और आगे शैशवावस्था से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको आपको हल करना आसान होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे चले। ओके, तो कुछ और बोनस प्रश्नों को ले लेते हैं। 13वां प्रश्न है, लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि किसका गुण है? ऑप्शन ए वृद्धि का, ऑप्शन बी विकास का, ऑप्शन सी दोनों का, या ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। तो लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि, हमेशा ध्यान रखें कि यह वृद्धि का गुण है। वृद्धि और विकास दो चीजें हैं, तो ग्रोथ का ये गुण है। ऑप्शन सही है। ओके, सही कथन का चुनाव करें। वृद्धि में समन्वय होता है, विकास एक संकीर्ण प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का अंग है, वृद्धि एक व्यापक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आप देखें कि वृद्धि एक व्यापक प्रक्रिया है, कभी नहीं सही होगा, क्योंकि वृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है। तो डी गलत हो जाएगा, आप इसको सीधे सीधे गलत कर देंगे यहाँ से। दूसरा आप देख सकते हैं, वृद्धि में समन्वय होता है, नहीं होता, विकास में होता है। विकास एक संकीर्ण प्रक्रिया है, नहीं, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का अंग है, ये सही है। ओके, अगला देखिए, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत यानी कॉन्टिन्यूटी, व्यक्तिगतता का सिद्धांत यानी इंडिविजुअलिटी, निश्चित तथा पूर्व कथनीय सिद्धांत, और वृद्धि तथा विकास की समानता का सिद्धांत। अब इस सभी में आप अगर देखें तो निरंतरता का मतलब हो गया कि वृद्धि और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तिगतता का मतलब हो गया कि वृद्धि और विकास में हर विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत क्षमता के हिसाब से वृद्धि करता है, विकास करता है। अगला है कि जो भी विकास होगा वो पूर्वकथनीय होगा, पहले से निश्चित होगा। और लास्ट है वृद्धि तथा विकास की समानता का सिद्धांत। आप आंसर देख सकते हैं कि वृद्धि और विकास की समानता का सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक होती है और विकास की कोई समय सीमा नहीं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला देखें, शिशुओं में संवेग होता है, क्या है? दीर्घकालिक, क्षणिक, परिपक्व या बदले की भावना? जवाब क्या है? क्षणिक। अब देखिए कि वो शिशु हैं, छोटे हैं, तो उनको थोड़ी सी भूख लगी तो रोना शुरू कर दिए, चीखना शुरू कर दिए। थोड़ा सा आप बुदबुदी करेंगे, हल्का सा मजा आएगा तो उसी में उसका थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। आप उसके साथ थोड़ा हाथ से ताली बजा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो उनको आनंद आने लगेगा, खुशी होने लगेगी। तो ये जो संवेग है वो क्षणिक है, ऐसा नहीं कि उनको वो सारी चीजें याद है। क्षणिक होने के पीछे एक और कहानी ये है कि कोई भी संवेग उनको लंबे समय तक याद नहीं होता है, जिसकी वजह से, या कोई भी कार्य उनको लंबे समय तक याद नहीं, इसलिए इसकी वजह से उनका जो संवेग है वो क्षणिक है। जब तक उनके सामने उपस्थित है तब तक वो संवेग है, जब उपस्थित नहीं होगा तो वो संवेग भी खत्म हो जाएगा। इसलिए शिशुओं का जो संवेग है वो क्षणिक होता है, ना कि दीर्घकालिक होता है। ये ठीक वैसे है कि जो चीजें मूर्त हैं, सामने हैं, तो उसके प्रति संवेग है।
जब चीजें सामने नहीं है तो उसके प्रति संवेग नहीं होगा, क्योंकि अमूर्त चिंतन इनमें विकसित नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इसे देखें और प्रश्नों को हल करें।